यहाँ पे ये है, क्वेश्चन लिखो। सिखाया नहीं ना अभी तक कुछ। सेट ए, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, यही पहला क्वेश्चन है। सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, तो हमें बताना है पावर सेट ऑफ ए में क्या एलिमेंट्स रहेंगे, एंड पावर सेट ऑफ ए इसमें क्या एलिमेंट्स रहेंगे, ये बताना है। सर सर पावर सेट 2 है। हाँ, क्या पावर सेट, क्या क्या उसका फॉर्मूला 2 to the power 1 था ना, आपने 2 to the power n था ना। वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए था, मैंने यहाँ पे पावर सेट पूछा है, एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे उसके ये पूछा है। तो पावर सेट ए का एलिमेंट 5 और 1। ठीक है, तो इसमें जो आएंगे, पहले ए के सबसेट्स बताओ। यहाँ पे क्या है, 5 एंड करली ब्रैकेट 1, ये ए के क्या है, सबसेट्स है। तो पावर सेट ऑफ ए में यही दो एलिमेंट्स आएंगे, कौन से, एक तो 5 आ जाएगा एंड करली ब्रैकेट 1, तो ये दो एलिमेंट्स। सेकंड केस में 4 आ जाएंगे। 4 आ जाएंगे। फिर अब हमें इसका पावर सेट चाहिए, इसका। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हैं, 2। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4 होंगे। वो कौन से होंगे, एक तो 5, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट का सेट, एक एक एलिमेंट का सेट, तो करली ब्रैकेट 5, करली ब्रैकेट ऑफ करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट है ना, एंड करली ब्रैकेट के अंदर 5 एंड करली ब्रैकेट 1, ये इसके 4 सबसेट्स रहेंगे। और इनका जो सेट आएगा ये क्या कहलाएगा, पी ऑफ ए का पावर सेट अगेन, तो पी ऑफ ए, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स रहेंगे उसमें। सर अब तक आपने क्या सिखाया, बस यही क्वेश्चन लिया है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन है बस। हो गया ना, तो क्लियर है। अब पी ऑफ ए भी बोला जाएगा तो हम कर सकते हैं क्या, रुको एक मिनट। हाँ, तो अब हम यहाँ पे पी ऑफ ए भी बोला जाएगा तब भी कर सकते हो, 3 बार पी, है ना। तो 3 बार जब पी होगा तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 16, है ना। इसके जितने सबसेट्स बनेंगे उतने उधर एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक। हो गया, यस ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट एग्जाम, कितना टाइम लगाते हो इतनी सी चीज को लिखने में भी। हो गया ना, हाँ। अब उसके बाद है ए में 2 एलिमेंट्स है 1 2, तो हमें बताना है कि एन ऑफ पी ऑफ ए में इनका ऑर्डर बताना है। अब ये पूछा नहीं गया है कि पी ऑफ ए क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये पूछा गया है। 4 सेकंड में 16। पहले का 4 है, दूसरे में 2 to the power 4 और तीसरे में 2 to the power 6। हाँ, सही है।
फर्स्ट का आंसर 4 है, सेकंड का आंसर 15 है और थर्ड का आंसर 2 टू द पावर 16 है। हाँ सही है। पैटर्न देखो यहाँ पे, पहले वाले एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे अगर इसमें एक एलिमेंट है सेट ए में, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर 1, तो 2 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इसका पावर सेट निकालेंगे, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जब पावर सेट निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 4 दैट इज 16। फिर उसका पावर सेट निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्स 2 की पावर 16। मतलब जो ये एलिमेंट्स आते जाएंगे पावर सेट में, वो ऊपर पावर में चढ़ते जाएंगे, ऑर्डर अगर निकालना है तो सेम यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट्स है, तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 स्क्वायर 4। तो इसके बाद अब पी ऑफ ए का पावर सेट निकालना है, तो पी ऑफ ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? पी ऑफ ए के 16 उसमें एलिमेंट्स 4 है, पी ऑफ ए में एलिमेंट्स 4 है, तो उसके सबसेट्स कितने? 2 की पावर 4। तो पी ऑफ ए का जो पावर सेट है उसमें क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 दैट इज 16। फिर उसके बाद पी ऑफ ए में एलिमेंट 16 है, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 16 की पावर 16। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 की पावर 16। ठीक, ऐसे ही 4 बार होगा तो 2 की पावर 16। तो आगे बढ़ते ये आप जाएंगे। सबसेट कर रहे हो क्या? क्या राइट साइड में सबसेट्स का कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? राइट साइड में क्या कैलकुलेट कर रहे हो? राइट साइड में ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं अभी? पी ऑफ ए में 16। ठीक है, तो पी ऑफ ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 16। और पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स का सेट होता है। तो ये 2 की पावर 16 जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो इसके एलिमेंट्स रहेंगे। 2 की पावर 16 256। हाँ 256 आएंगे सर। 256 नहीं भाई, 2 की पावर 8 256 होता है। 2 की पावर 16 बहुत बड़ा नंबर आएगा। वही तो बड़ा आएगा बहुत। हाँ ठीक है, अब अगला लिखो। ये पावर सेट के ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, पहले तो इसमें नंबर पूछा जाता है या एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सर अगर क्वेश्चन में हम आंसर सिर्फ 2 की पावर 16 लिखेंगे तो चलेगा या एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है? ना एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, 2 की पावर 16 जैसे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, यस सर। फिर नेक्स्ट है अब सर 65,000 समथिंग आएगा। वो हो गया। 65,000। तुम्हें जो काम करने के लिए बोला जाता उतना ही कर लिया करो ना, कहाँ उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला था क्या मैंने? सर हमने पर कैलकुलेटर पे किया ना। तो मत करो ना इतना, क्यों दिमाग खराब? मत करो ना इतना दिमाग खराब अपना, इधर लगाओ, कंसेप्ट में लगाओ दिमाग। सर हाँ। कुछ नहीं सर, पढ़ा हुआ। लिखो, नेक्स्ट लिखो अब। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बाद लिख देना लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, उसके नीचे ये लिख लेना, फिर यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं हम। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? दो सेट का यूनियन है ना, इसको आगे क्या लिख लेना, और। वर्ड कौन सा होता है? और यूज करते हैं ना हम इसके लिए। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए यूनियन बी से।
तो लिखो इसमें A यूनियन B होता है ये। इट contains elements which is either present in A B और both, या तो A में रहे, B में रहे या दोनों में रहे। A यूनियन B इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। A यूनियन B, it contains the elements which are present in A, B और both। मतलब एक तरीके से क्या है, ये दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो वो A यूनियन B में आएगा। हो गया। फिर उसके बाद अगर उसको लिखना है A यूनियन B को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो X सच दैट X बिलोंग्स टू क्या है, A और X belongs to B। बिलोंग्स टू B, इस तरीके से लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब या तो A में प्रेजेंट रहे या B में प्रेजेंट रहे, तो वो A यूनियन B में आएगा। सिंपल लैंग्वेज में कैसे, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये कम क्यों होते जा रहे हैं बच्चे? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आज बहुत? बिल्कुल थोड़ा नहीं है। सा। जो आते जाते हैं 32 दिखते हैं, तुरंत 5 मिनट बाद 28, फिर 32। चलता क्या है ये? वोडाफोन को है सर प्रॉब्लम। आइडिया को भी है सर, आज नासिक में। एयरटेल को बिल्कुल नहीं यस सर। सर। सर नासिक में वोडाफोन और आइडिया दोनों को है सर बात। दोनों को प्रॉब्लम हो गई है क्या? आइडिया को बहुत प्रॉब्लम होती है सर। वोडाफोन का Yes, टावर sir। भी है। वोडाफोन की सर्विस बंद हो गई। मुझे तो एयरटेल को कुछ नहीं होती। अब मुझे पता भी नहीं चल पाता है कि ये सबसे भारी किस वजह से हो रहा है। एक्चुअल में नेटवर्क सर प्रॉब्लम लास्ट है। 3 months में एयरटेल में प्रॉब्लम था। नो आइडिया। एयरटेल में तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं एयरटेल यूज कर सिम रहा हूँ। विम पे नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर पे सर सर आइडिया में बहुत भयानक प्रॉब्लम होती है। देखो सर ये आइडिया वाला है सर। सर वही ये लग आइडिया रहा वाला है। है। ये आइडिया वाला है। सर वो जियो कोई नहीं, चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन। सिलेबस भी आगे बढ़ना चाहिए, वो देख लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो जिसका भी मिस हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। yesterday वोडाफोन सर्विसेज वेर क्लोज्ड। अच्छा हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है शायद पुणे वगैरह में, सर्वर डाउन हो गया है। सर हाँ, यस क्या कह रहा है ये बीच में? सर मुंबई में कल कुछ हुआ था ना प्रॉब्लम। पुणे में हुआ था। चलो लिखो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसको क्या यूज करते हैं हम, कौन सा वर्ड? एंड। एंड तो यहाँ पे हाँ हाँ भाई, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो लिखो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स which are present in both A and B, which are present in both A and B, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। which are present in both A and B, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है इसको, क्यों हो गया इसको, अच्छा एक मिनट, ये प्रॉब्लम आ गया व्हाइट बोर्ड पे। और व्हाइट पे पढ़ा दूं क्या आज के दिन, क्योंकि उधर वो बंद हो हाँ गया। सर हाँ चलेगा सर, चलेगा सर। ठीक है सर, ठीक है। वो ब्लैक वाले पे प्रॉब्लम आ गई, बंद हो गया वो अपने आप ही। कोई नहीं, चलो
तो इसमें क्या बता रहा था, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, ए इंटरसेक्शन बी, यह आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। पीछे वाला बोर्ड, हाँ, आपके पीछे वाला बोर्ड आप उस पर पढ़ोगे। अबे बोर्ड नहीं, वो दीवार है, देखो। और फिर उसके बाद ये लिख लिया। हाँ सर। थर्ड, अब a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी, एलिमेंट्स कंटेन इन ओनली ए। या तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, हेडिंग ऐसी डाल देना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ऐसे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे पहला है a माइनस बी, तो लिखो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स it contains the elements which is present in only A, which is present in only A but not in B। मतलब सिर्फ A में होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए। A माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इसका मतलब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x such X that belong to A and x एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू does not belongs to B। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, मतलब सिर्फ वो A में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हो सिमरन तुम, इंटरसेक्शन रिपीट कराओ। इंटरसेक्शन में क्या होता है, A इंटरसेक्शन B contains the elements which is present in both A and B, या तो which are common in A and B। सर वीडियो ब्लॉक एक मिनट, Green block. अब हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। हाँ सर। तो दोनों में होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट्स, A माइनस बी मीन सिर्फ A में होगा, B में नहीं होगा। एंड सेकेंड, B माइनस A मीन्स क्या होगा बताओ, बी में होगा, ए में नहीं होगा। बी में होगा, ए में नहीं वो होगा। लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ऊपर वाले में सिर्फ A एंड B को इंटरचेंज कर दो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा, x such that x belongs to B and x does not belongs to A। तो इस तरीके से लिखा जाएगा B माइनस A को, डिफरेंस ऑफ सेट्स। Only in A, only in B. हाँ, ओनली इन A ओनली इन B, सही है। और स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा दिखती थी 2-4 दिन पहले, 36 लोग दिखते थे, आज 28 ही है। मॉर्निंग वाले क्लास में भी इतने ही थे क्या? 35 सर 35 होते हैं सर। वही 36 to 40। 36 तो इधर भी रहते थे, आज कुछ ज्यादा ही ये कम हो गया, पता नहीं क्या है, समझते नहीं हो तुम लोग भी। चलो थर्ड, A डेल्टा B, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहा जाता है, A डेल्टा B। तो ये लिखो, इसका मीनिंग क्या होता है, इट कंटेन्स एलिमेंट्स A delta B, it contains elements which are present in A
and B which are present in A or B, A और B कर लेना, A or B but not present in both. या तो A में होने चाहिए या B में होने चाहिए, बट दोनों में नहीं होने चाहिए, तो वो आता है A डेल्टा B. ठीक है. It contains elements which are present in A or B but not present in both. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो. इसे हम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो भी लिख सकते हो, वो आएगा कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा ये. अभी तो बस पहले इसका मीनिंग समझ लो कि ये ए डेल्टा बी होता क्या है. मतलब सर जो दोनों में कॉमन नहीं वही ना? नहीं, एटलीस्ट एक में, मतलब क्या, ओनली इन वन, ये उसका मीनिंग होता है. नहीं अगर मतलब इंग्लिश में जो हाँ दोनों में कॉमन होंगी वो नहीं आएंगे ना इससे? हाँ वो नहीं आएंगे. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म से तो ये ऐसे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B बट x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. फिर उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट. हाँ वेन डायग्राम से इजी हो जाता है, देखेंगे आप. पहले ये मीनिंग समझ रहे हैं उनका. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो लिखो इसमें, अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ए डैश और ए कैप से रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो ए कॉम्प्लीमेंट या तो ए डैश लिखो या तो ए की पावर में सी लिखो. तो ये क्या है, एक तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट है. ठीक, तो इसमें लिखो इसका मीनिंग क्या होता है. इट कंटेन्स द एलिमेंट्स, which are present in यूनिवर्सल सेट. एक यूनिवर्स बताऊंगा कैसा होता है. इन सबको कंबाइन करने वाला एक सेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं. इट कंटेन्स द एलिमेंट्स which are present in यूनिवर्सल सेट but not in A. मतलब A को छोड़ के बाकी पूरे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें. Contains the elements which are present in universal set but not in A. तो उसको A कॉम्प्लीमेंट मीन्स, मीनिंग क्या है इसका, A को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स. और B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, B के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स. ठीक है. सर यूनिवर्सल सेट में इमेजिनरी नंबर्स आते हैं? यूनिवर्सल सेट में नहीं. वेल डिफाइंड तो ऑब्जेक्ट ऑल से, रियल नंबर. अरे वेल डिफाइंड, सिर्फ नंबर आना जरूरी नहीं सेट में, बस है ना. सेट में लेटर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, लेटर्स भी आ सकते हैं सेट्स में. ठीक, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट होता है. तो सर यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे कैसे? बता रहा हूँ ना भाई, लिखो तो सही अभी. यूनिवर्सल सेट, set which contains
set which contains all the elements of the sets, which are present in the discussion is called as universal set. Set which contains all the elements of the sets which are present in the discussion is called as universal set. तो यहाँ पे देखो अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मान लो डिस्कशन में हमारे पास 3 सेट्स है, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3 4 एंड सी है 2 3 4 5, ये है। तो यूनिवर्सल सेट बताओ इनमें से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। U1 मान लो हम लिख रहे हैं। अरे रुको तो सही, बताना है। अबे रुको ना, इनमें से कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये बताना है। U4 में है, तीनों पॉसिबल है सर, तीनों हो सकते हैं। सारे पॉसिबल, तीनों पॉसिबल है, फर्स्ट 3। पहला बताओ होगा क्या? पहले 3 होंगे सर। हमारे डिस्कशन में जो सेट्स आ रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? यस हाँ है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं इन सेट्स का। फिर ये बताओ इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट? यस हाँ कह सकते हैं ना। हम डिस्कशन में जो हमारे सेट्स है, देखो 3 सेट्स है, उनमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है, तो उनको तो ये कंटेन कर रहा है, दूसरा भी, तो इसका मतलब ये मतलब उतने होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे तब भी चलेगा, उतने तो लेकिन होने ही चाहिए। फिर उसके बाद ये बताओ ये यूनिवर्सल सेट कहलाया जा सकता है क्या? यस ये वाला लास्ट नो नो सर सर, नो क्या मिसिंग है? नहीं होती। डिस्कशन में ही लास्ट वाला नहीं। नहीं है 2 सर। मिसिंग है, 2 missing और है, 4 four मिसिंग है। हाँ 2 और 4 मिसिंग है, उसके वजह से 2 ये 4 यूनिवर्सल missing है। सेट नहीं हो सकता है इनका, एबीसी का। सर यूनिवर्सल सेट का पावर सेट अनडिफाइंड होगा क्या? नहीं, अगर मान लो ये यूनिवर्सल सेट है ये वाला, तो इसका तो पावर सेट आएगा ना, है ना। सब U2 भी तो करेक्ट है, फिर उसका पावर सेट अलग आएगा। हाँ उसका पावर सेट अलग आएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ अभी कि इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये क्वेश्चन था। तो इसमें U1 हो सकता है, U2 हो सकता है, U3 भी हो सकता है, U4 नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो इसके पावर सेट की बात करनी है ना, तो तुम्हें वहां पे यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा, है ना, एक फिक्स यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा, फिर बोला जाएगा कि इसका पावर सेट बताओ क्या है। ठीक ठीक है सर। हाँ बोलो। सर हाँ ए का इधर कॉम्प्लीमेंट्री 4 5 आएगा ना। हाँ वो आएगा, अभी वेन डायग्राम में देखते हैं हम। आज का ही मेन पार्ट था वैसे सेट्स का, कल तो चिल्लर चीजें चली है, आज ही मैंने वेन डायग्राम वगैरह ये लिख लिया। यूनिवर्सल सेटअप क्लियर है? यस ठीक है, अब लिखो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ठीक। तो यहाँ पे देखो, मान लो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेक्टेंगल से। ठीक है,
ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और मान लो डिस्कशन में एक ही सेट है, मतलब सेट से अलग अलग, जैसे पहले वाले इसमें इस एग्जांपल में कितने हैं, 3 है ना। कभी कभी एक रह सकता है, 2 तो, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सर्कल्स। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो डिस्कशन में सेट्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वेन डायग्राम किसकी देख रहे हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इनकी वेन डायग्राम देखनी है हमें। तो क्लियर है अब, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, जो डिस्कशन में सेट आ रहा है। जैसे मान लो सेट ए है सिर्फ, ठीक, डिस्कशन में सिर्फ सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस सर्कल के अंदर, जो ए में है, जो ए में आ रहे हैं, है ना। और इसके अंदर कौन से आ जाएंगे यूनिवर्सल में, मतलब जो गिवन रहेगा एक यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट्री और एक ठीक है, यूनिवर्सल में जो गिवन रहेंगे वो आ जाएंगे। मतलब रेक्टेंगल में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो जो यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, और इस सर्कल में कौन से आएंगे, जो ए में प्रेजेंट है। अब उसके बाद वेन डायग्राम हमें किसकी बनानी है, सबसे पहले ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं, इसमें डिस्कशन में 2 सेट्स है, तो कितने सर्कल्स आएंगे, 2। तो उन दोनों को जनरली ऐसे लेके चलते हैं हम, ठीक है। ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी का है। अब ये बताओ, जो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, वो उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस सर्कल में, जो ए में है। इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस सर्कल में, बी, जो बी में। और ये बताओ, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है बीच वाला, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का रीजन जो दोनों में है, ए में है बी में है, वो एलिमेंट्स इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट है, ये सेट भी हो गया। ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, या तो ए में रहे, बी में रहे, या दोनों में रहे। तो वेन डायग्राम की जब बात आएगी तो देखो ये उसकी वेन डायग्राम है, ये वाला रीजन रहेगा, इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, हाँ सर। हाँ सर। फिर उसके बाद तुम लोग इसकी वेन सर डायग्राम बनाओ। यूनिवर्सल सेट, क्या, सर यूनिवर्सल सेट का कॉम्पोनेंट पाई होता है ना। हाँ होता है, पहले देख लो, आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम, कौन सा रीजन आएगा बताओ तुम लोग, बीच में का, बीच वाला। बीच वाला ना, जो ए और बी दोनों में कॉमन है ऐसा रीजन, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो इसको, ए माइनस बी की, बी माइनस ए की, सबकी वेन डायग्राम बनाओ तुम। तो ये दोनों हो गए, हाँ सर। नहीं, जल्दी करो। सर ये सब तो टेस्ट पढ़ा था। हाँ वही, हाँ सर। तो जल्दी करो ना फिर। फिर ए माइनस बी, तो उसकी वेन डायग्राम क्या आएगी बताओ। सिर्फ बी का पूरा सर्कल नहीं आएगा, बी का पूरा सर्कल छोड़ के सारा मत कॉमन भी नहीं आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, है ना, आधा आधा आ जाए, चांद जैसा। मतलब जो क्या है, जो सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है। अगर हम ये वाला रीजन लेते तो वो क्या रहता, वो बी में भी प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो हम नहीं ले सकते ए माइनस बी में, ठीक है। तो ये ए, ये बी। सर ए माइनस ए इंटरसेक्शन यही आएगा ना। हाँ
फिर उसके बाद अब फोर्थ बी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स कौन सा हो जाएगा, ये अगर सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, तो ये वाला रीजन सेक्शन बी। है ना। सर एक कॉम्प्लीमेंट का ही बना दे अभी, हाँ वो एक कॉम्प्लीमेंट का भी बनाओ। यहाँ पे फिर ए डेल्टा बी का, दोनों ए बी का भी डेल्टा बी में चाहे बताओ डी का कौन भी सा चाहे। आएगा। कॉमन एरिया नहीं आएगा, बाकी सब कॉमन छोड़ के बाकी सब। कॉमन एरिया छोड़ कि के। सब मत बोलना, यूनिवर्सल भी आने के चांसेस है, ये बोलना ए यूनियन बी में कॉमन छोड़ के बाकी का, ये वाला रीजन है ना, ये उसकी वेन डायग्राम है। यस सर। फिर उसके बाद सिक्स्थ कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट था ना। सर ए का छोड़ के और कॉमन भी छोड़ के मान लो ए कॉम्प्लीमेंट का हमें और बनाना, पूरा यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का बनाना है। यहाँ पे ए और बी दो सर्कल ए मत छोड़ लेना, के बाकी सब। एक ही सर्कल काफी है। ये ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से रहेंगे, जो ए में प्रेजेंट है। और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के, मतलब ये रीजन आ जाएगा यूनिवर्सल का, यू माइनस ए, है ना, ये वाला रीजन। ठीक, तो ये और रीजन, सर दो सर्कल के साथ बनाकर दिखाओ ना। उसमें भी क्या है, बी वाला सर्कल गोल हो जाएगा, और क्या। और कॉमन वाला भी नहीं कंसीडर करेंगे ना। कॉमन वाला भी नहीं करेंगे कंसिडर, क्योंकि वो ए में आ रहा है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़ के बाकी पूरा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया दो के रिस्पेक्ट में हमने देखा। फिर उसके बाद अब तीन सेट्स की अगर बात होती है तो कैसे करेंगे। सेवेंथ में ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले तो इस डायग्राम को समझते हैं, तीन सेट्स वाले। इसमें अब क्या क्या रीजन्स आ सकते हैं। इसमें तीन सर्कल्स तो रहेंगे, 1 2 3। तुम रीजन बताते जाओ बस मुझे, ये कौन सा रीजन, इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। अगर मैंने ये सर्कल देखा, ये इसमें कौन से एलिमेंट्स, ए वाले। इसमें कौन से एलिमेंट्स, बी वाले। इसमें कौन से एलिमेंट्स, सी वाले। सी वाले। इसमें बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ए बी सी कॉमन। अबे ये रे, ये रीजन ए बी कॉमन, ए बी कॉमन सर है ना। उसमें सी भी तो आ रहा है ना, सी अरे सी पहले का पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कहाँ सी आ रहा है, इस रीजन में कहाँ आ रहा है सी। ये रीजन बताओ, इसमें कौन से है जो ए और बी में आ रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी इंटरसेक्शन बी और सी, बी और इसमें कौन से आ जाएंगे, ए एंड सी, है ना। और ये बताओ अब ये बीच वाला छोटा सा रीजन, ए ए बी सी, इंटरसेक्शन तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन है ना, ये तीनों का इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक, अब ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है, या तो ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, या दोनों में रहे, या तीनों में रहे। मतलब तीनों में से तीनों का किसी सब। एक में होना चाहिए। उसकी जब तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो ये उसकी वेन डायग्राम आएगी। पेरीमीटर के अंदर जो कुछ भी आता है। हाँ बस ये पूरा। अब ये रीजन वाइज तो क्लियर है ना, ये डायग्राम कौन से रीजन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, अब उसके बाद 8 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बीच वाला छोटा सा, बीच वाला छोटा सा रीजन आ जाएगा। इसमें क्या, जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी, इसमें जो रीजन आएगा कौन सा है वो, ये वाला रीजन जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, यस सर अभी ए माइनस बी प्लस सी ना। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं बोलते वो लोग। अगला देखते हैं अब, प्रेजेंट इन
exactly two sets, elements present in exactly two sets, ऐसे लैंग्वेज में लिखो तो 9th वाला, present in, elements present in exactly two sets, present in exactly two sets. ठीक है, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली टू सेट्स, इसकी वेन डायग्राम चाहिए। जिसने बता दिया इसका मतलब वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है उसको। सिर्फ 2 में होना चाहिए। रीजन बताओ अब। सो इंटरसेक्शन छोड़ के तो तीनों का इंटरसेक्शन छोड़ के वो छोड़ के और सी का छोड़ के बाकी जितना बचता है उतना ए और बी का। ये वाला ले सकते हैं क्या, ये वाला रीजन? हाँ ले सकते। यस ये वाला यस नहीं वो नहीं ले सकते। सर एग्जैक्टली 2 बोला है, नहीं ले वो सकता। वो नहीं कॉमन ये? वाला। हाँ दोनों का हाँ वो ले हाँ, ये सकते, सर वो ले ले सकते। ये सकते। ले सकते। बस ये ले नीचे का सकते हैं छोटा क्या, छोड़ बीच के। वाला? बीच वाला ले नहीं, सकते नहीं। हैं? नहीं नहीं सर, ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं सर। हाँ और ये भी ले सकते हाँ, हैं। बराबर। फ्लावर होगा। बस बस, हाँ समझ आएंगे, चलो ठीक है। क्योंकि ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? इसमें जो तीनों में आते हैं वो एलिमेंट्स तीनों है, में हाँ लेकिन right। हमने क्या बोला, एग्जैक्टली 2 वाले एलिमेंट्स, तो ये छोड़ के ये कॉमन वाला आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम रहेगा तो वो आएगा ना सर। हाँ, अब यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज अगर रहेगी, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 सेट्स, कम से कम 2 सेट्स, तो फिर वो बीच वाला भी तो आएगा। बीच वाला भी ले आ लेगा। जाएगा, है ना। और इसको देखो लैंग्वेज के फॉर्म में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी को एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 सेट, कम से कम एक सेट में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स, तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे बोला जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 1, ए यूनियन बी यूनियन सी को। अब हम क्या देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 वाला। तो इसमें बीच वाला रीजन भी आ जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 सेट्स में प्रेजेंट होने वाले, तो 3 में भी हो सकते हैं, वो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो ये रीजन पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ अब ये एटलीस्ट 2। हाँ Yes, सर। क्लियर। फिर उसके बाद 11th, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन exactly 1 set, exactly 1 set, इंटरसेक्शन वाला छोड़ के सारा। सिर्फ एक में प्रेजेंट होना चाहिए। ऊपर वाला छोड़ के सब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं ने है। निकाला था ना, वो छोड़ के सब। इंटरसेक्शन छोड़ के सब लेना है सर। हाँ, ये वाला रीजन आ जाएगा उसमें, ए बी सी। फिर उसके बाद अगर ये कहना है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली ए, तो सिर्फ ए वाला वो इंटरसेक्शन छोड़ के। हाँ हाँ सिर्फ सर 11th वाला एक्सप्लेन कर दो। ये वाला रीजन आ जाएगा। ये तो लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया, इसको वो यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी यूनियन सी, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, क्योंकि बी यूनियन सी मतलब ये पूरे सर्कल्स आ जाएंगे दोनों, ये वाला एंड ये वाला। तो ए माइनस बी यूनियन सी कर लिया, मतलब क्या, जो सिर्फ ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, तो ये छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा, है ना। तो उसको ए हम माइनस ऐसे बी माइनस बी। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, और भी नोटेशंस हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, ये वन ऑफ देम है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना,
लैंग्वेज में मिले हमेशा जरूरी नहीं है, इस टर्म्स में भी मिल सकता है। इसके क्वेश्चंस तो ऐसे वेन डायग्राम बनाने वाले नहीं आते हैं, ये जो आगे कार्डिनल नंबर वाला टॉपिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो किसमें कितने हैं, उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, उसमें ये वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट अगर हमें आता है तो बहुत इजीली फॉर्मूले याद रखने की भी जरूरत नहीं, डायग्राम देख के फॉर्मूला अपने आप हम जनरेट कर सकते हैं। सर मतलब क्वाड्रेटिक में से ग्राफ देख के इजीली हो जाता है, वैसे सेट्स में वेन डायग्राम देख के हो जाता है। हाँ, वेन डायग्राम देख के तुम कार्डिनल नंबर वाला इजीली कर सकते हो वो क्वेश्चंस। तो क्लियर है अब ये वेन डायग्राम? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द वेन डायग्राम्स ऑफ A यूनियन B। अच्छा ये देखो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड सर थर्ड किधर गया? यही थर्ड है। जल्दी से बनाओ इनकी वेन डायग्राम्स। सर फर्स्ट वेन डायग्राम में ABC का इंटरसेक्शन जो होगा उसको छोड़ के सारा आएगा, है ना? उसमें यूनिवर्सल भी लेंगे। यूनिवर्सल भी लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, उतना रीजन छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल। तो ये वाला बीच वाला रीजन छोड़ देना है हमें। और कौन सा रीजन आएगा फिर? ये वाला बाहर वाला पूरा। ये भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये वाला नहीं लिया है हमने। फिर उसके बाद ये सेकंड, सेकंड वाले को देखो कैसे करना है, ये मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि दो अलग अलग वेन डायग्राम बनानी होगी हमें। फिर उसके बाद दोनों का पहले A यूनियन B की वेन डायग्राम बनाते हैं। ये चाहिए ना हमें, A यूनियन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये चाहिए था। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे A यूनियन B की। ठीक है, A यूनियन B की जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो देखो, ये वेन डायग्राम, ये सर्कल A, ये B, ये C, तो उसकी वेन डायग्राम ये आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे किसकी? B इंटरसेक्शन C की। तो B इंटरसेक्शन C की जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये वाला रीजन आएगा, सिर्फ ये वाला। अब इन दोनों में हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा रीजन जो दोनों में आ रहा है।
वो कौन सा रीजन है बता सकते हो क्या तुम लोग? जो भी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है, सी वाला है ना, बी इंटरसेक्शन सी वाला ही रीजन है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा रीजन आएगा वो ये वाला, इसको अलग इससे कर देते हैं, ये वाला वो रीजन है। ये देखो ये रीजन इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक, तो दोनों के अलग अलग करके देखना, बहुत इजीली मिल जाएगा। क्लियर है क्या बताओ ये वाला सेकेंड? यस Yes, सर। sir. हाँ, फिर उसके बाद ये थर्ड करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सेकंड एक बार बताओ ना। सेकेंड में क्या किया हमने, ए यूनियन बी की पहले वेन डायग्राम बनाई, तो ए यूनियन बी की ये आ गई, है ना। फिर बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम बनाई तो वो ये आ गई। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मतलब क्या चाहिए, जो रीजन ए यूनियन बी में भी है एंड बी इंटरसेक्शन सी में भी है, मीन्स दोनों का एक तरीके से कॉमन रीजन चाहिए। तो ये देखो अब दोनों में शेडेड रीजन, देखो भाई शेडेड रीजन को कंसिडर करना है। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आता है, तो ये देखो ये वाला जो रीजन है वो इसमें भी है वो इसमें भी है, तो यही रीजन दोनों में कॉमन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये उसकी फाइनल वेन डायग्राम है। ठीक है, इन दोनों की कंबाइन। हो गया थर्ड भी। थर्ड में देखो सबसे पहले क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्या है, बी यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करेंगे तो उसका रीजन देखो कौन सा आता है, ए को छोड़ के बाकी पूरा। ठीक, और इसकी जब बात करेंगे बी यूनियन सी की, तो उसमें कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। अब हमें कौन सा रीजन बोला गया है, इनका इंटरसेक्शन। यूनियन बोला गया। अरे इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इनका इंटरसेक्शन लेना है। मींस जो रीजन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कौन बताएगा दोनों में कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, शेडेड रीजन। फर्स्ट वाले में B and C. बी वाले में वो इंटरसेक्शन वाला को छोड़ के सब आएगा, है ना, मतलब एक ये देखो ये रीजन दोनों में आता है, ये रीजन भी दोनों में आता है एंड ये रीजन भी दोनों में आता है। इस रीजन की अगर बात की जाए, इस रीजन की बात की जाए तो वो सिर्फ इसमें है, बी यूनियन सी में है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में है क्या, तो नहीं है ना, तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर बीच में यूनियन होता तो ये रीजन पूरा आ जाता, यूनिवर्सल का भी पूरा आ जाता, बस एक यूनिवर्सल का भी पूरा आ जाता। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये रीजन नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ इधर है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है सर, यूनियन में बस वही नहीं आता ना, जो बी यूनियन सी में जो नहीं है ए वाला, वही नहीं आता ना, ये वाला रीजन यूनियन नहीं में। आता, सिर्फ ये वाला। ओनली ए छोड़ के ना। हाँ ओनली ये छोड़ के बाकी पूरा आ जाता। क्लियर है? अब ये वेन डायग्राम तुम किसी के भी बना सकते हो अब, यस हाँ सर। है ना। अगर मान लो दो अलग अलग दिख रहे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो पहले ए माइनस की बनाओ, फिर बी माइनस सी की बनाओ, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो उसमें गलती नहीं होती। और एक बार वेन डायग्राम बन जाती है तो फिर फॉर्मूला भी हम जनरेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ऐसा हो सकता है कि वो हमको वेन डायग्राम देंगे और फिर हमें वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? उसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन कैसा रहता है तुम्हें पता चल जाएगा।
कि इतने स्टूडेंट्स है, उसमें से इतने हिंदी पढ़ते, इतने इंग्लिश पढ़ते, इतने मैथ्स पढ़ते हैं, फिर इतने दोनों पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। फिर उसको पहले हमें सर डाटा के फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तुम? सर सेट 5 मतलब नल सेट भी आएगा ना, तो वो वेन डायग्राम में कैसे निकालेंगे? और नल सेट को थोड़ी ना दिखा सकते, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। होता ही नहीं कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं होता तो उसको दिखाएंगे कैसे? खाली दिखाएंगे ना सर, खाली। खाली क्या, यूनिवर्सल से कोई नहीं। उसके बाद लिखो, अब एक पॉइंट है नोट करके, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स two sets are said to be disjoint. Two sets are said to be disjoint. Two sets are said to be disjoint if there is no common region between them. There is no common region between them. That means A intersection B कितना होना चाहिए? 0 5 बोलोगे, सेट्स में 5 होता है वो। 5 दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और वेन डायग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये उसकी वेन डायग्राम अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे। सर इफ देयर इज के बाद क्या है? If there is no common region between them, if there is no common region between them, then they are called as disjoint sets. इसका मतलब कॉमन रीजन नहीं, मतलब ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 5, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। और वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है अब डिसजॉइंट सेट्स? यस सर। यस सर। वेन डायग्राम हो गई, डिसजॉइंट सेट्स मतलब सब कुछ हो गया। अब प्रीवियस पेज देखो, हाँ, इसका अगर फॉर्मूला किसी को बनाना है ना, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। और ये कब काम आता है? जैसे मान लो कौन से दो ये इक्वल है, जैसे ये इसमें तो हमने क्या लिख दिया इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए, है ना? ये भी तो लिख सकते हो तुम इसको, इस वेन डायग्राम को। इसका मतलब क्या है? जो ए यूनियन बी यूनियन सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों सेट्स क्या है? सेम है, इक्वल है। इक्वल। हाँ, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे भी ऑप्शंस रह सकते हैं कि कौन से दोनों इक्वल है, जो हमें गिवन है वहां पे क्वेश्चन में, वो किसके साथ इक्वल आता है, ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो वेन डायग्राम से वो बहुत इजीली किया जा सकता है। सर इसको बी यूनियन सी माइनस ए भी बोल सकते हैं ना? बी यूनियन सी माइनस ए भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। ठीक है, वेन डायग्राम के सारे पेजेस। अरे कहाँ स्क्रीनशॉट बना नहीं रहे थे क्या फिर ये वेन डायग्राम? तो अभी टाइम नहीं है, बनाए रिकॉर्डेड पर रिकॉर्डेड में टाइम देख नहीं लेना, है। रिकॉर्डेड में देख लेना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ सेट्स वो लिख लो तुम। अगर मान लो कोई चीजें वेन डायग्राम से नहीं करनी तो उसके लिए कुछ लॉज भी है हमारे पास, तो उसको देख लेते हैं। लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है, लॉज ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं। मतलब ए एंड बी का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी को हम
बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर तुम ए और बी की पोजीशन चेंज करते हो तो क्या रिलेशन आता है उनमें, तो वो कम्यूटेटिव लॉ में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी की पोजीशन चेंज करने के बाद ये पहले ए यूनियन बी, तो हमें क्या मिलेगा, बी यूनियन ए। तो दोनों क्या एक तरीके से सेम ही है, ऐसे ही इंटरसेक्शन, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ये नाम फिर से आगे आएंगे 2-4 टॉपिक में और, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का ये मेन क्या तीन होता से है? हाँ, ये 3 सेट्स के लिए वैलिड नहीं होगा क्या? हो सकता है ना, पोजीशन चेंज कर सकते हो तुम, किसी को भी कहीं पे ले आ सकते हो। बस कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, पोजीशन चेंज करने के बाद क्या रिलेशन आता है वो दिखाना होता है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब इसमें एसोसिएट करना होता है। पहले मान लो ए बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, यूनियन सी आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी को सी के साथ पहले एसोसिएट करे, फिर ए के साथ यूनियन ले ले। तो दोनों एक तरीके से सेम ही रिजल्ट देते हैं, वेन डायग्राम दोनों की सेम आती है, देख लेना। इसके अगर प्रूफ देखने हैं ना तुम्हें, तो वेन डायग्राम है उसके लिए, उससे पता चल जाएगा। या तो अगर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन पहले बी और सी को एसोसिएट, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन। तो एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको। और सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए नहीं, इंटरसेक्शन। यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों जगह यूनियन या दोनों जगह इंटरसेक्शन। वो तीसरा लॉ है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे यूनियन है, यानी यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है, दोनों जगह अलग अलग होना चाहिए, एक जगह यूनियन तो दूसरी जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो हम इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बी एंड सी के साथ, किस तरीके से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है, तो कैसे लिखोगे बताओ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सी, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इसको। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए दोनों जगह, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो उसका रिवर्स भी याद रखना, अगर यहाँ पे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आ रहा है और बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो उसका उल्टा हम ये लिख सकते हैं, ए को बाहर लेके यूनियन, फिर अंदर में क्या बचा रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो दोनों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हो गया ये? यस सर। फिर उसके बाद क्या, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ लॉ वो है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन ने क्या कहा था कि अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेते, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको देखो हम कॉम्प्लीमेंट को ए और बी के ऊपर सेपरेटली दे सकते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन का बीच में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। और सेम है यहाँ पे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से देख सकते हो तुम, इसका प्रूफ मिल जाएगा। दोनों की वेन डायग्राम सेम आ जाती है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। डी मॉर्गन ने कहा था अगर ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं
तो कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन बीच में यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। फिर उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो कितना आता है? ए आता है। ठीक है, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते तो वो ए आता है। फिर उसके बाद लिखो तुम, उसमें और एक प्रॉपर्टी, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या मिलेगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, पाई। ठीक, तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा, ये यूनिवर्सल सेट के लिए यू एंड ये फाई है। वेन डायग्राम से इसका मीनिंग क्या रहता है? ए कॉम्प्लीमेंट का ए को छोड़ के बाकी पूरा। तो ये बताओ, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं क्या आएगा? नहीं। और जब लेकिन दोनों का यूनियन लेंगे, ए मींस तो ए वाले तो एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट्स मींस ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के, तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो उसमें पूरा यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तो तुम बताओ यहाँ पे ए यूनियन ए कितना आएगा? एक मिनट, ए यूनियन एक मिनट, ये वाला ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए आएगा, है ना? एंड फिर उसके बाद ए यूनियन फाई, ए आएगा सर, ए आएगा, ए आएगा, है ना? तो ये है वो आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो इतने लॉज है। हाँ, फाई आएगा ना? क्या क्या? ए इंटरसेक्शन फाई आएगा। हाँ, फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। तो इतने लॉज है काम के, और भी लॉज है, उसमें कोई मतलब नहीं, ये वाला जो अभी मैंने बोला था, ए यूनियन ए क्या आ जाएगा? ए एंड ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ना? ए ही आएगा। तो इसको एडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तो वो तो आसान है बहुत, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? अब ये सारे पॉइंट, सारे लॉज, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? डी मॉर्गन ज्यादातर काम आता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव काम आता है अगर तुम्हें लॉस से प्रूव करना है तो। वेन डायग्राम भी एक तरीका है, लेकिन अगर लॉस से जाना है, हाँ कर सकते, मेमोराइज कितना ही है। सर वेन डायग्राम बहुत ही इजी है। वेन डायग्राम में लेकिन टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है ना, डायग्राम बनाओ, फिर रीजन शेडेड करो, फिर उससे दिखाओ। लेकिन जब बोर्ड में तुम लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे वेन डायग्राम से करने पे। क्यों सर? लॉस से जाना होता है उसमें। वैसे बोर्ड में टॉपिक नहीं है, 12th बोर्ड में तो नहीं है, 11th में तुम्हें मिल सकता है ये वाला टॉपिक। उनको तो सिर्फ आंसर चाहिए था ना। हाँ ना सर, मैं स्कूल में भी ऐसे होता था मेरे साथ। अरे स्कूल वाले अलग है, बोर्ड वाले अलग है, स्टेप वाइज लिखना होता है ना बोर्ड में। मेंस में सिर्फ आंसर चाहिए होता है, मेंस एंड एडवांस में चाहे तुम कैसे भी लाओ, लेकिन बोर्ड में तो पूरा लिखना होता है, दिखाना होता है उनको। तो भी चलेगा ना सर? हाँ, साइड वाले का देखकर ला फिर भी चलेगा, लेकिन आंसर दो। साइड वाला लेकिन होना चाहिए ना कि वाले के सारे सही आ रहे। वो भी हमारे में से एक होगा। हाँ, अगर साइड वाला भी रेजोनेंस का स्टूडेंट होगा तो वही तो। फिर क्या कहना क्या चाहते हो वैसे तुम इससे? हाँ, रेजोनेंस के स्टूडेंट बकवास ऐसा कहना चाहता है। अरे नहीं सर, कितना होता है? फिर डिस्टेंस कितना? दो बच्चों में डिस्टेंस कितना? वेन डायग्राम से आंसर निकालेंगे ना, उन्हें भी फॉर्मूला थोड़ी याद होगे। अच्छा, वो ऐसे कहना चाहते हो क्या? मुझे कहा किसी और सेंस में कहना चाहते हो तुम। सर दो बच्चों में डिस्टेंस कितना होता है एग्जाम में? कुछ नहीं होता है, देख सकते हैं एक दूसरे का, लेकिन बस ये ध्यान रखना वहाँ पे एग्जाम में अलग अलग कोड होते हैं,
ठीक है, पता चला बगल सर वाला अभी तो फर्स्ट का ए लिख रहा है, तुम भी फर्स्ट का ए लिखोगे, लेकिन वो तुम्हारे इसमें 10th नंबर का क्वेश्चन होगा, फिर लो, है ना। ऐसे होता है। क्वेश्चन पता चल जाएगा। कोई नहीं, एक बोर्ड में भी था ना, तो ऐसे दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा मत करना कि दूसरा सही ही कर रहा होगा, है ना। तो ये सर है। स्टेट बोर्ड में भी सेट ही होते हैं क्या? स्टेट बोर्ड में क्या? स्टेट बोर्ड में के जो बोर्ड पेपर से तो उनमें भी सेट रहते हैं, सेट ए सेट बी। ना कहाँ नहीं, करने लगे वो। इतना नहीं होता स्टेट बोर्ड में, है ना। स्टेट बोर्ड इतना दिमाग नहीं सर लगाता। स्टेट बोर्ड में ऐसा कुछ रहता ही नहीं। वही कॉपी अगर बच्चे को करना होगा तो वो थोड़ी ना एक ही क्वेश्चन ऑप्शन टिक करने वाला होता है, उसमें तो पूरा अच्छे से लिखना होता है। मैथ्स का पेपर बहुत ही इजी रहता है। मैथ्स में तो बहुत इजीली स्कोर किया जाता है 12th बोर्ड में तो, क्योंकि मैथ्स में लगभग हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो स्टेप वाइज ही जाते हैं, बस वहां पे थोड़ा सा सजा के लिखना होता है, सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से इम्प्रेस करना होता है वही सर, स्टार्टिंग में, वही फिर सर। बाद में वो मार्क्स दे देते हैं। वही नहीं होता सर, वही नहीं होता। वो करना होता है ना। जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर फर्स्ट इक्वेशन आया, कोई सेकंड आया, फ्रॉम क्या उसके बाद इफ वी डू फर्स्ट माइनस सेकंड देन नीचे, इस तरीके से थोड़ा सा अंग्रेजी अंदर डालनी होती है। 4 स्टेप के 10 स्टेप करना आना चाहिए तुम लोगों को। सर उनको स्टेप करके नहीं दिखाया तो उनको समझेगा ही नहीं सर, फिर वो मार्क्स ही नहीं देंगे। हाँ वही, आंसर देख के मार्क्स नहीं देते वो, आधे मार्क्स नहीं। आज हो गया, आज के लिए सर खत्म है। जेडब्ल्यू के पेपर में मार्क्स जो है वो मतलब 25% के हिसाब से डिवाइड हुए जाते हैं ना, मतलब अगर हर एक क्वेश्चन का ए ऑप्शन सिलेक्ट किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे ना टोटल, ऐसा कुछ होता है ना। किसमें सर जेडब्ल्यू के पेपर में ऑप्शन 25% डिवाइड किया जाता है ना, मतलब 25% कुछ भी मत लेके आ जाओ, इसकी बात मत सुनो रे। गलती से भी अगर तुमने सारे ए टिक कर दोगे, माइनस में जाओगे सारे के सारे। नहीं सर 0 मिलेंगे ना हर एक क्वेश्चन को ए टिक किया तो। अब क्यों मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का? जरूरी नहीं भाई, ऐसे जरूरी नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि ए वाले इतने रहेंगे, बी वाले इतने रहेंगे, मतलब ए वाले 5 क्वेश्चन, बी वाले 5, सी वाले 5 एंड डी वाले 5। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये फंडे होते हैं देने के लिए। किसी ने भी, जो इसने भी बताया होगा, देख लेना तुम, आंसर के उठा के देख लो, ऐसा मिल गया तो फिर ठीक। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। वो लोग हमसे 2 कदम आगे होते। सर यही करने तो जे क्यों दे रहे? वही तो तुक्के मारते रहो फिर वहां पे। बहुत वही सर। ऐसे मत करना है ना। सर आपका एसएससी था या सीबीएसई था? एसएससी था मेरा, एसएससी बोर्ड। और एचएससी होता है 12th में, एचएससी होता है। सर नहीं, मैं 10th तक का बोल रहा था। 10th का एसएससी था, 10th तक। कोई नहीं, चलो फिर। और ये नए नए फंडे मत लेके आ जाओ, हटा देना। ये इतने परसेंट ये होते, उतने परसेंट वो होते, हटाओ उसको। निगेटिव में जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि माइनस में कैसे मार्क्स आ गए। हाँ, और किसी को जरूर यूट्यूब पे वीडियो देख के बोल रहा होगा सर ये। क्या? यूट्यूब पे वीडियो देख के बोल रहा होगा सर। हाँ सर, मैंने भी एक वीडियो देखी थी, मैंने भी एक देखी थी। मैं सर्च कर रहा था सर कैसे मार्क्स ज्यादा स्कोर करने का। बस पढ़ना, उसके लिए पढ़ाई करना, खुद के तरीके। सर एक लड़के ने एक वीडियो, हाँ सर एक लड़के ने एक वीडियो बनाई थी कि मतलब सही ढंग से तुक्के कैसे मारे, ऐसी वीडियो बनाई थी। अरे हटाओ, सही ढंग से तुक्के क्या होते हैं? तुक्कों में भी थोड़े सा लॉजिक तो लगना चाहिए ना वहां पे। उसको पूछने का तेरा सिलेक्शन हुआ था क्या, फिर उसका वीडियो देखने का। वही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उसने। अरे एलिमिनेशन प्रोसेस होती है वो। जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन है वहां पे, तो तुम 2 एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रह गए। मान लो कि ये 2 आएंगे ही नहीं, तुम्हें पता चल गया, फिर उन दोनों में तुक्का मारना एक लॉजिकल चीज हो सकती है कि हाँ 50-50% चांसेस है कि सही आना है, फिर वहां पे स्कोर हो सकता है ऐसे चीजों में। कुछ लोगों का लक भी होता है। हाँ, लेकिन मान लो तुम लोगों को पता ही नहीं, क्वेश्चन की भनक भी नहीं लगी, और तुम सोच रहे हो कि उसमें मैं तुक्का मारूंगा, तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25, रॉन्ग होने की 0.75। तो देख लो, माइनस में तो जाना ही जाना है फिर वो तो, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो बहुत कम चांसेस 1/4।
हाँ सर हाँ हाँ सर हाँ पेपर होने के बाद आप स्टूडेंट्स को पूछते हो क्या आपने कैसे सॉल्व किया, मेथड क्या लगाया वगैरह वगैरह पूछते हो क्या? बिल्कुल नहीं। Marks सर आने मैं से नहीं पहले- पूछता, क्योंकि हाँ, अगर पता चला हमने रॉन्ग लिखा है तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, वो तो काउंट तो सर आपने स्कोर कैसे सर। एस्टिमेट कर लिया, स्कोर कैसे एस्टिमेट कर लिया? मेथड नहीं पूछते हैं, वो टिक करके लाते हैं और काउंट करते हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की आती है। तो इस सर साल सबसे कम स्कोर क्या था? रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना, अच्छा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके रिकॉर्डिंग बंद कर दे।